वैसे हमारी बाईं तरफ जो यहां माताएं बहनें बैठी हैं, बहुत देर से बैठी हैं। एक मिनट। माताएं बहनें बहुत देर से बैठी हैं, जिनका जाना आवश्यक हो। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा आयोजकों से कि उन्हें रोकें ना, क्योंकि बहुत देर से माताएं बहनें बैठी हैं। हमारे हरियाणा राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी खट्टर और भारत सरकार के मंत्री और हरियाणा के चहेते नेता राव इंद्रजीत सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अनिल जी जैन और हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी, लोकप्रिय सांसद श्री रमेश जी कौशिक और दूसरे भिवानी के हमारे लोकप्रिय सांसद चौधरी धर्मेश सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर शिवराजी यादव, श्री योगेंद्र पालीवाल, रेवाड़ी के अध्यक्ष प्रदेश मंत्री मनीष मित्तल और सुश्री आरती राव, और यहां राजस्थान के बहरोड़, किशनगढ़, तिजारा के उपस्थित विधायकगण, हरियाणा के विधायकगण और जिला परिषद रेवाड़ी की अध्यक्ष श्रीमती मंजू बाला और इस मैदान में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों। सबसे पहले तो मैं राव इंद्रजीत सिंह को बधाई देना चाहता हूं। शहीदों के सम्मान में उन्होंने चेहरा नहीं आ रहा, मैंने वो मारी यही चीज है। इसी आवाज चली गई, आ गई। मेरे बहनों भाइयों, रेवाड़ी की किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए लंबे अरसे के बाद आप सब लोगों के सामने में खड़ा हुआ। और आप सब लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है, तालियां बजाकर स्वागत किया है। और सबसे बड़ी बात, अग्रवाल की आन बान शान की पहचान यह पगड़ी भी हमारे सिर पर पहनाकर आप लोगों ने मेरा स्वागत किया। और मैं जानता हूं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तनावा भी है, स्वागत, सलाम दो, कभी अकाथा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर अग्रवाल क्षेत्र के सभी सम्मानित बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, पगड़ी पहनने का मैं आदी नहीं हूं। कभी कभी शादी के समय पगड़ी पहनी थी, अथवा कोई समारोह यदि होता है तो उस समय पगड़ी पहनी, और आज इस अग्रवाल में मैंने पगड़ी पहनी है। सिर में गर्मी हो रही थी, लेकिन मैंने कहा चाहे गर्मी कितनी भी हो, लेकिन इस धरती की आन बान शान की प्रतीक इस पगड़ी को अपने सिर से नहीं उतारूंगा, यही हमने कर दिया। और राव इंद्रजीत राव जी ऐसे बिरले ही हिंदुस्तान के क्षेत्र होंगे, शहीदों के सम्मान में इतनी बड़ी, इतनी भव्य शहीद सम्मान रैली का आयोजन होगा। और मैं देख रहा हूं कि जब से मैं आया हूं कितने लोग बैठे हुए हैं, अपनी आसान पर जमे हुए हैं, कोई उठने का नाम नहीं ले रहा।
शहीद राव तुलाराम की धरती है। अभी राव इंद्रजीत सिंह जी, उनका क्या योगदान है भारत माता के पैरों में पड़ी गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए, उसकी चर्चा कर रहे थे। आज उनके सम्मान में यह रही है। और इतना ही नहीं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर उसके पहले से, जब से आजादी की लड़ाई का सिलसिला प्रारंभ हुआ, तब से लेकर आज तक जिन भारत माता के सपूतों ने अपनी जिंदगी गंवाई है, भारत माता के पैरों में पड़ी गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए, उन सभी के सम्मान में यह शहीद सम्मान रैली का आयोजन हमारे राव इंद्रजीत सिंह जी ने किया है। मैं जानता हूं राव तुलाराम जी ने सारी जिंदगी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए गुजारी, तो अपनी जागीर के रक्षा के लिए उन्होंने लड़ने का फैसला नहीं किया, बल्कि भारत की आजादी के लिए उन्होंने सारी जिंदगी भारत माता के चरणों में समर्पित कर देने का काम किया था। वह राव तुलाराम जी, आज हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहां एकत्रित हुए हैं। और बहनों भाइयों, बहुत सारे नौजवानों ने 16 साल, 18 साल, 31 साल की जवानी थी। कौन सा ऐसा मन का भाव था जो जवानों को प्रेरित करता था? हम अपनी भारत माता के पैरों में आजाद गुलामी की जंजीरों को नहीं देख सकते। कौन सा ऐसा भाव था? वह भाव था मेरे बहनों भाइयों का राष्ट्रीय स्वाभिमान का भाव था। स्वाभिमान 3 प्रकार का होता है: व्यक्तिगत स्वाभिमान, समाज का स्वाभिमान, राष्ट्र का स्वाभिमान। आप सड़कों पर जा रहे हों और आपको कोई शब्दों का प्रयोग कर दे, तो आपका व्यक्तिगत स्वाभिमान जाग उठता है और आप शब्दों का प्रयोग करने वाले से 2-2 हाथ करने को आप तैयार हो जाते हैं। आप हरियाणा के बाहर अथवा इस अहिरवाल के बाहर कहीं चले जाएं और अहिरवाल क्षेत्र के बारे में कोई आप शब्दों का प्रयोग कर दे, आपका अपने क्षेत्र का, अपने समाज का स्वाभिमान जाग उठता है और उसके साथ 2-2 हाथ करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। लेकिन हमारे भारत देश की सीमाओं पर यदि दुनिया की कोई विदेशी ताकत आंख उठाकर देखने की कोशिश करती है, तो सारा हमारा यह हिंदुस्तान अपने सारे भेदभावों को भुलाकर एकजुट होकर उसका मुकाबला करने के लिए खड़ा हो जाता है। और उस समय जो स्वाभिमान की भावना पैदा होती है, उसे ही कहते हैं राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना। राव तुलाराम जी और सहित चाहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, अथवा हमारे सेना और अर्धसैनिक बलों के सुरक्षा के जवान रहे हों, जो भी धरती की सुरक्षा के लिए अथवा धरती को आजादी दिलाने के लिए जिन लोगों ने भी अपनी जानें गंवाई हैं, उनके अंदर एक ही भाव था, एक ही जज्बा था, वह राष्ट्रीय स्वाभिमान का जज्बा। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, चंद्रशेखर आजाद 26 साल की जवानी थी। इसी उत्तर प्रदेश से इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में अपने रिवाल्वर की गोलियों से अपने दुश्मनों को भूनते भूनते जब रिवाल्वर में अंतिम गोली शेष बची, स्वाभिमानी चंद्रशेखर आजाद को यह चिंता सताने लगी, कहीं विदेशियों के रिवाल्वर की विदेशी गोली हमारे जिस्म में प्रवेश कर हमारे जिस्म को नापाक न कर दे। तो राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी चंद्रशेखर आजाद ने अपने ही रिवाल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में डाल लेने का काम किया था, तब जाकर यह भारत आया। हम नहीं भूल सकते उस सादुल्लाह खां को। 31 साल की जवानी, मां कहती थी, बेटा सादुल्लाह जवान हो गया है, शादी कर ले, बहू ला, मैं बूढ़ी हो गई, मेरी वह देखभाल करेगी बेटी, वह सेवा करेगी। लेकिन सादुल्लाह के दिल में वो आजादी हासिल करने की दीवानगी थी। मुस्कुराकर मां के आग्रह को टाल देगा। अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में जब सादुल्लाह को फांसी की सजा हो गई, फांसी के तख्त पर ले जाया गया,
मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो साहब, तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है? जो भी तुम्हारी अंतिम मुराद होगी या संदेश तुम्हारी मां तक पहुंचा दिया जाएगा। बहादुर साफुल्लाह खान ने उसी फांसी के तख्त से खड़े हुए कहा, है मजिस्ट्रेट, जाकर मेरी मां तक यह संदेश पहुंचा दे कि तुम्हारा बेटा साफुल्लाह आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है, तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, क्या साफुल्लाह, तुम पागल हो गए हो? कहां है वो लड़की? किस लड़की के साथ तुम फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहे हो? बहादुर राष्ट्रीय स्वाभिमान का धनी साफुल्लाह खान ने कहा, ऐ मजिस्ट्रेट, पागल मैं नहीं हो गया, अंधे तुम हो गए हो। क्या मुझे दिखाई नहीं देता है? मेरी आंखों के सामने जो यह फांसी का फंदा है, यही वो हमारी महबूबा है जिसे आज मैं अपने गले से लगाने जा रहा हूं, जिसके साथ मैं शादी रचाने जा रहा हूं। मेरे बहनों भाइयों, ऐसे ही समानों के कारण, ऐसे ही लोगों के कारण जिनके दिल में इसी प्रकार का जज्बा कुछ कर गुजरने का, भारत माता के लिए कुछ कर गुजरने का, उन्हीं के कारण आज हमारा यह भारत आजाद हुआ है। भारत तो आजाद हो गया है, लेकिन भारत की आजादी की रक्षा की जिम्मेदारी यदि किसी के ऊपर है बहनों भाइयों, तो हम सभी हिंदुस्तानियों के ऊपर है, हम सभी हिंदुस्तानियों के ऊपर है। हमने राजनीतिक आजादी हासिल कर ली, चुनाव होते हैं, सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, और हम कहते हैं कि हमको राजनीतिक आजादी मिल गई। राजनीतिक आजादी तो हमको मिल गई बहनों भाइयों, लेकिन आर्थिक और सामाजिक आजादी हासिल हमको करनी है, यह लक्ष्य हमारे सामने होना चाहिए और सतत उसके लिए हमारा प्रयत्न आगे बढ़ता रहना चाहिए। तभी जाकर हम अपनी राजनीतिक आजादी के अलावा इस सामाजिक और आर्थिक आजादी को हासिल कर सकते हैं। और आजादी की रक्षा यह हम सभी का कर्तव्य है। और यदि हम सामाजिक आजादी की बात करते हैं, समाज में छुआ, जात, पंथ, मजहब के आधार पर भेदभाव का यह सब सिलसिला यह समाप्त होना चाहिए, तब जाकर आजादी मिले। हमारा बेरोजगार नौजवान पढ़ाई लिखाई करने के बाद अपने मजबूत हाथों के रोजगार की तलाश के लिए दर की ठोकर खाता है। जब तक उस बेरोजगार नौजवानों के हाथों को रोजगार नहीं मिलता है, तब तक हम यह नहीं कह सकते कि पूरी तरह से हमको आर्थिक आजादी मिले। लेकिन मैं कह सकता हूं कि श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार इस सामाजिक और आर्थिक आजादी को लाने की दिशा में तेजी के साथ अपने कदम मित्रों आगे बढ़ा रही है। और इस सामाजिक और आर्थिक आजादी को भी हम हासिल करके ही यह दम देंगे। नौजवानों के हाथों को रोजगार का अवसर कैसे दिया जाए, उनकी योग्यता, उनकी क्षमता के आधार पर कैसे दिया जाए, इसके लिए भी कई योजनाएं प्रारंभ की। सारी योजनाओं की यहां पर विस्तार में जाकर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। आपके मुख्यमंत्री जी ने भी नौजवानों को रोजगार दिए जाने के संबंध में भी कुछ बात कही है। और इतना ही नहीं, हम चाहते हैं कि आर्थिक विषमता की खाई, अमीर और गरीब के बीच की जो एक चौड़ी खाई है, यह खाई भी कम होनी चाहिए। इस दिशा में भी हमारी सरकार ने जो है कई ऐसे प्रभावी कदम उठाए हैं। हाल में ही 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों का चलन जो सरकार ने जो बंद किया है बहनों भाइयों, आज कुछ राजनीतिक पार्टियां उसका विरोध कर रही। मैं मानता हूं कि इसके कारण कुछ समय के लिए, महीने भर के लिए लोगों को तकलीफ हो सकती है, लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो हिंदुस्तान की जनता चाहती कि भारत की राजनीति में शुचिता आनी चाहिए, भारत की राजनीति में पवित्रता आनी चाहिए, भारत की राजनीति में पैसे का, समाज का प्रभाव बंद होना चाहिए, तो यह फैसला जो हमारे प्रधानमंत्री ने लिया है, यह भारत की राजनीति में पवित्रता लाने वाला फैसला है, भारत की राजनीति में यह शुचिता लाने वाला फैसला है। अमीर और गरीब के बीच की खाई कम करने वाला यह फैसला है मेरे बहनों भाइयों। इसलिए यह कदम उठाया है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, और कोई भी अर्थशास्त्री भी
इस हकीकत से अच्छी तरह परिचित है। यह सिलसिला जो हमारे प्रधानमंत्री ने प्रारंभ किया है, मोदी ने, आगे चलता रहा तो 15 वर्षों के अंदर भारतवर्ष को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। यह कोई छोटा मोटा फैसला नहीं। आपने ही हम लोगों को वोट दिया था, केवल सरकार बनाने के लिए वोट नहीं दिया। आप लोगों ने वोट दिया था हम लोगों को तो सरकार के साथ साथ समाज भी बनाने के लिए आपने वोट दिया था। केवल सत्ता परिवर्तन के लिए आपने वोट नहीं दिया था। आपने व्यवस्था परिवर्तन के लिए वोट दिया था बहनों भाइयों। तो वही व्यवस्था परिवर्तन का यह अभियान हम लोगों ने प्रारंभ किया है। हमारे प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है, चुनावों के दौरान अनाप शराब पैसे खर्च होते हैं। पैसे और शराब के आधार पर लोगों की नीयत और ईमान को खरीदने की जो कोशिश की जाती है, यह सिलसिला बंद होना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां यदि चंदा भी इकट्ठा करती हैं तो उसमें पूरी तरह से पारदर्शिता होनी चाहिए। इस पर भी से हिन्दुस्तान में बहुत प्रारंभ होनी चाहिए। यह हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया है। हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। व्यवस्था परिवर्तन के यही सब सारे कदम हमारी सरकार एक एक करके जो है अब आगे बढ़ा रही है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि राजनीति में जहां पर पवित्रता इस कदम के कारण आएगी, शासन और प्रशासन में भी भ्रष्टाचार की चर्चा जो आम जनता के बीच होगी, वह भ्रष्टाचार में भी निश्चित रूप से कमी आएगी। मेरे बहनों भाइयों, कोई हिम्मत नहीं करेगा कुछ दिनों के बाद हम ऐसे व्यवस्था हमारी सरकार बना रही है कि भ्रष्टाचार कहीं से कोई गुंजाइश शेष बचे। लेकिन बार बार हमारे प्रधानमंत्री ने भी अपील की है, मैं भी आपसे अपील करना चाहता हूं, कुछ दिनों की कठिनाई हो सकती है लोगों को, लेकिन उस कठिनाई को झेलिए और निश्चित रूप से भविष्य जो है भारत का बहुत ही सुनहरा भविष्य है। एक जैसा भारत आप चाहते हैं वैसा भारत बनाकर देने का संकल्प जो हमारी सरकार ने लिया है, हम उसको निश्चित रूप से मेरे बहनों भाइयों पूरा करेंगे। हम आपको यकीन दिलाते हैं और यह भी यकीन दिलाते हैं, भारतवासियों के आन बान शान पर कभी आंच नहीं आने देंगे। आपके मान सम्मान स्वाभिमान को भी हम सुरक्षित रखेंगे। हमारी सरकार यह कोई कमजोर सरकार नहीं है। आपने देखा कि हमारा एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, बराबर जो भी सरकारें रही हों, सभी सरकारों ने यह कोशिश की कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश के साथ हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए, पड़ोसी देश के साथ हमारे रिश्ते बेहतर होने चाहिए। और हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो कहा करते थे, दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता है, इसलिए अपने सारे पड़ोसियों के साथ रिश्ते अच्छे बनाकर रखो। यह हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे। और हमारे राज्य के प्रधानमंत्री जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह, मेरे बहनों भाइयों, सारे जितने पड़ोसी देश है, सारे पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया। हमने शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें आमंत्रित किया तो हम यह संदेश देना चाहते थे कि हम अपने पड़ोसियों के साथ केवल हाथ से हाथ नहीं मिलाना चाहते, बल्कि हम अपने पड़ोसियों के साथ दिल के साथ दिल मिलाना चाहते हैं। यह संदेश देने के लिए अपने सारे पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को हम लोगों ने आमंत्रित किया। लेकिन उसके बाद क्या किया हमारे पड़ोसी देश? आपको जानकारी है वहां के आतंकवादी भारत की सीमा में घुसकर हमारे जवानों के ऊपर कायराना हमला उठाया किया। लेकिन भाइयों, मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, आपसे भी निवेदन करूंगा, अपने सेना के सुरक्षा के जवानों का अभिनंदन किया जाना चाहिए। यह करके हमारे हिंदुस्तान के सेना और सुरक्षा के जवानों ने दिखा दिया कि यदि हमारे स्वाभिमान पर चोट मारने की कोशिश करोगे तो हम इधर भी मार सकते हैं और उधर भी मार सकते हैं। यह करके हमारे सेना के जवानों ने दिखा यह कुव्वत हमारे सेना के और सुरक्षा के जवानों के अंदर। आज हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान आतंकवाद का सहारा देता है, भारत को कमजोर करने की कोशिश करना चाहता है। बहनों भाइयों, आतंकवाद
यह जो है ताकतवर और मजबूत लोगों के हाथों का हथियार नहीं होता। आतंकवाद यह जो कायर लोग होते हैं उनके हाथों का हथियार होता है, मजबूत लोगों के हाथों का हथियार नहीं होता। लेकिन आज 2 वर्षों से हमारी यहां पर सरकार आई है, मैं कह सकता हूं जो भी ताकतें भारत को अस्थिर करने की, कमजोर करने की कोशिश कर रही थी, सारी ताकतों के हौसलों को हम लोगों ने पक्ष दिया है। मेरे भाइयों, आज से 2 साल पहले नक्सलवाद किस चरम पर था और नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व का उग्रवाद किस चरम पर था। आज सब में कमी आई है। नक्सलवाद में भी 60% की कमी आई है, उग्रवाद में भी 75% की कमी आई है। मेरे बहनों भाइयों, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपने जो सरकार बनाई है वह सरकार कमजोर कलेजे वालों की सरकार नहीं है, मजबूत कलेजे वालों की सरकार है। बहनों भाइयों, यह सब सारा आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद का सिलसिला इस हिंदुस्तान से समाप्त होगा। अमन चैन की लोग जिंदगी जी सकेंगे। ऐसे हालात हम लोग हिंदुस्तान में पैदा करना चाहते हैं। इससे अतिरिक्त हम लोगों की यही कोशिश है, क्योंकि हम इस हकीकत को समझते हैं, हिंदुस्तान यदि रहता है तो हिंदुस्तान दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता की बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में चौड़ी चौड़ी सड़कों के किनारे ही केवल हिंदुस्तान नहीं रहता है। हिंदुस्तान रहता है तो हिंदुस्तान के गांव, गली और गलियारों में हिंदुस्तान रहता है। जब तक हिंदुस्तान के गांव का विकास नहीं होगा, हिंदुस्तान के गलियारों का विकास नहीं होगा, हिंदुस्तान के किसानों का विकास नहीं होगा, तब तक हिंदुस्तान के विकास का हमारा स्वप्न किसी भी सूरत में साकार नहीं हो सकता है। यह हम लोग अच्छी तरह समझते हैं। कैसे किसानों का विकास हो, कैसे गांवों का विकास हो, इस दृष्टि से भी हमारी सरकार ने कई प्रभावी कदम उठाए। आप लोगों को भी इस बात की जानकारी है कि हमारे प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यह लागू की है किसानों के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि 2022 आते आते आज हमारे हिंदुस्तान के किसानों की जो आमदनी है, आज से 2022 आते आते 2 गुने से भी अधिक हो जानी चाहिए। यह लक्ष्य हमारी सरकार ने निर्धारित कर रखा है। इसीलिए किसानों के लिए कई योजनाएं भी हमारी सरकार ने प्रारंभ की और हम यकीन आपको दिलाते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रभावी तरीके से लागू हो जाने के बाद चाहे जितनी भी जो क्षति हो, जो भी आपका बीमा हुआ है, पूरा का पूरा बीमा की धनराशि बीमा कंपनी के द्वारा आपको मुहैया कराई जाए। आप यह कहेंगे 2-2.5 वर्षों का समय गुजर गया, कौन सी सुविधा के अंदर सरकार ने किसानों को मुहैया कराई है? क्या मेरे बहनों भाइयों, इस सच्चाई को तो आप स्वीकार करेंगे? जो खाद, चाहे यूरिया हो, चाहे डीएपी हो, उसके लिए पहले लाइन लगती थी। जब ये इतना होता था कि कभी कभी पुलिस को लाठी चार्ज करनी पड़ती, ऐसे हालात हो गए। आज आप भी महसूस करते होंगे, यदि मेरी बात सही हो तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि तालियां बजाकर उसका स्वागत किया जाना चाहिए। डीएपी और यूरिया खाद की कीमत हमारी सरकार ने कम की है और आज आपको यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों कि भविष्य में हम यूरिया का भी उत्पादन, डीएपी का भी और अधिक उत्पादन इतना करने जा रहे हैं। आज जो खाद की कीमत है, कल कहीं उससे कम खाद की कीमत होगी। यह आपको हम विश्वास दिलाकर जाना चाहते हैं। लागत मूल्य जितना ही हम कम करते जाएंगे, उतना ही यदि हमारे किसानों को मुनाफा होता जाएगा, उसका लाभ मिलता जाएगा। इस हकीकत को भी हम लोग अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए किसानों के लिए हमारी सरकार ने कई इस प्रकार की प्रभावी योजनाएं लागू की और मैं यही कहना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, भारत को हम एक सशक्त भारत बनाना चाहते हैं, भारत को एक स्वाभिमानी भारत बनाना चाहते हैं, भारत को हम एक स्वावलंबी भारत बनाना चाहते हैं और भारत को एक सशक्त, स्वाभिमानी और स्वावलंबी भारत बनाने के लिए जो भी आवश्यक कदम है वो हमारी सरकार उठा रही है। और इस क्षेत्र का जहां तक सवाल है, मैं तो सचमुच मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, मनोहर लाल जी को, कि आज इस शहीद सम्मान रैली में आकर बहुत सारे जो आपकी लंबित मांगे थी, सारी लंबित मांगों को हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहां पूरा किया है।
और जो शेष बची मांगे हैं उनको भी पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से आप सबको आश्वासन दिया। अभी राव इंद्रजीत सिंह जी बैठे बैठे मुझसे चर्चा कर रहे थे कि यहां पर सेना में नौजवानों के भर्ती के लिए एक सब सेंटर होना चाहिए। और मैं आपको इसी स्थान पर आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं, जो मैं वहां से चल रहा था दिल्ली से, तो हमारे साथ ही थोड़ी देर तक रक्षा मंत्री जी थे। रक्षा मंत्री जी ने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह जी ने हमसे चर्चा की थी, हमारे सामने यह मांग रखा था, तो आप जाकर वहां की जनता को यह बता दीजिएगा कि हम 1 महीने के अंदर ही यहां पर सेना के जवानों के भर्ती के लिए सब सेंटर खोलें। और मैं चाहता हूं कि शहीदों के सम्मान में यह एक तोहफा है, और इस क्षेत्र के सम्मान के लिए भी एक मैं तोहफा मानता हूं। और मेवात में एक रैपिड एक्शन फोर्स की बात हमारे राव इंद्रजीत सिंह जी ने कही है। मैं राव इंद्रजीत सिंह जी से कहूंगा कि आप जमीन मुहैया कराइए, भरपूर जमीन मुहैया कराइए। मैं रैपिड एक्शन फोर्स यहां पर जो है बटालियन रखने की मैं एक मुकम्मल यहां पर मैं व्यवस्था करूंगा। दे दिया है, दे दिया है। जब दे दिया है तब तो पूरा हो ही जाएगा। और मेरे बहनों भाइयों, यदि हम सचमुच हिंदुस्तान को एक सशक्त हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, यह आवश्यक है परस्पर भाईचारा होना चाहिए। हिंदू मुसलमान इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम सभी को मिलजुल कर भारत को एक महान भारत बनाना है। और मैं समझता हूं कि भारत को महान भारत बनाने में सभी का योगदान होना चाहिए, चाहे वह किसी जात का हो, चाहे किसी पंथ का हो, चाहे वह किसी मजहब का हो। मैं समझता हूं कि भाव लेकर हम अपने कदम आगे बढ़ाते हैं तो हमारे वह सब सारे जवान, वह सब हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने अपनी जानें गंवाई है भारत माता के लिए, उनके प्रति यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर इतना कहते हुए और पुनः आप सबको धन्यवाद देते हुए और सारे शहीदों को हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात समाप्त